हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट ब्रेन्स। होप यू डूइंग वेल। सो हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा चैप्टर 3 जो है वो है ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इसमें 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली। सो पहला टॉपिक है ट्रायल बैलेंसेस। सो ट्रायल बैलेंसेस बेसिकली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है लेजर अकाउंट्स की, और ये एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में प्रिपेयर किया जाता है। सो इसका पर्पस है लेजर बैलेंसेस की समरी प्रोवाइड करना, बजाय कि ईच लेजर को बार बार चेक करना, उसके बजाय ये एक क्विक समरी प्रोवाइड कर देता है कंप्लीट लेजर की, और ये एरर्स लोकेट करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, और ये भी चेक करता है कि टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स इक्वल है या नहीं है, यानी कि बैलेंस शीट इक्वल है या नहीं है। देन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, ना कि अकाउंटिंग एक्यूरेसी, और कुछ ऐसे एरर्स भी हैं जिनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, और वो एरर्स हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंसेस को हम एक एग्जांपल से देखेंगे। ये कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसमें डिफरेंट एक्शंस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कैश डेबिट हुआ है 10,000, देन परचेज डेबिट हुआ है 5,000, उसके बाद सेल्स क्रेडिट हुई है 8,000 की, देन रेंट डेबिट हुआ है 2,000 का, उसके बाद कैपिटल क्रेडिट हुआ है ऑफ 9,000। तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों इक्वल आई है। दैट मीन्स कि ये करेक्टली बैलेंस हो गया है। उसके बाद एक्सपेंसेस और असेट्स कैश, परचेज और रेंट डेबिट हुए हैं, और इनकम एंड लाइबिलिटीज सेल, कैपिटल क्रेडिट हुए हैं। सो क्या चीज़ क्रेडिट होगी, क्या डेबिट होगी, ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में बहुत इलेबरेटिव वे में देखा था। मैंने टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं, जिससे आपको आगे की चीज़ें समझने में थोड़ा ईजी रहेगा। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस। सो हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज़ टोटल मेथड, देन बैलेंस मेथड, और थर्ड है टोटल कम बैलेंस मेथड। सो टोटल मेथड में टोटल होता है ईच लेजर अकाउंट का, और बैलेंस मेथड के अंदर हर लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। देन टोटल कम बैलेंस मेथड जो है वो कॉम्बिनेशन है टोटल मेथड और बैलेंस मेथड का। सो बेसिकली ये बहुत ही लेंदी मेथड है, और हमारा कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है बैलेंस मेथड। टोटल मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। सो टोटल मेथड के अंदर जो भी टोटल होता है बैलेंस ट्रायल के अंदर, वो डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल कॉलम में रखा जाता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। बैलेंस मेथड के अंदर डेबिट बैलेंस को डेबिट कॉलम में रखा जाता है, और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में रखा जाता है। देन टोटल मेथड जो है वो करेक्टनेस चेक करता है। बैलेंस मेथड हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, और टोटल कम बैलेंस मेथड हमारा डिटेल्ड वेरिफिकेशन के लिए होता है। देन आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री हो गया है, वो करेक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर कोई एरर नहीं है, कि वो कम्प्लीटली करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि ट्रायल बैलेंसेस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें था कि वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर पाता है। कई बार अकाउंटिंग एक्यूरेसी कम्प्लीटली करेक्ट नहीं होती, कम्प्लीटली एक्यूरेसी नहीं होती उसमें, और कुछ एरर्स को भी स्किप कर देता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये एरर्स रिवील्ड भी हो सकते हैं और नॉन रिवील्ड भी हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ रिवील्ड एरर्स। सो ये एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, और अर्थमेटिकल और पोस्टिंग एरर्स जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट टोटल्स में। सो पहला एग्जांपल है हमारा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। सो ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होता है। इसमें फॉर एग्जांपल है कि अगर जैसे कोई सेल हुई है, तो सेल तो हो गई लेकिन वो एंटर नहीं हुई कस्टमर अकाउंट में। देन नेक्स्ट है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। सो इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस है वो गलत कैरिड फॉरवर्ड हो गया ट्रायल बैलेंस में। देन एरर इन पोस्टिंग अकाउंट। सो इसमें है कि रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड टू वन साइड, कि अगर जैसे क्रेडिट साइड पे 1,000 एंटर करना था, लेकिन एंटर 1,000 एंटर करना था, लेकिन एंटर 100 हो गया।
सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज़ अनरिवील्ड एरर्स। इसमें क्या होता है कि इन एरर्स का ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और ये जो एरर्स हैं वो हार्डर टू डिटेक्ट है, इन्हें डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सो इसके अंदर वी हैव एरर ऑफ ओमिशन। सो इसमें क्या है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कम्प्लीटली ओमिट हो जाती है, मतलब उस वो ना तो डेबिट साइड पे एंटर हुई है ना क्रेडिट साइड पे एंटर हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इस केस में क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस टैली होगी और उसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट ओवरऑल मिस्टेक यहाँ पर ये हुई कि एक ट्रांजैक्शन मिस हो गई। देन नेक्स्ट इज़ एरर ऑफ कमीशन। सो इसमें क्या होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो एंटर होगी और सही साइड पर होगी, मतलब अगर कोई अमाउंट डेबिट हुआ है तो वो डेबिट होगा, अगर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एरर होता है वो उस अकाउंट के नाम, पर्सन के अकाउंट में या फिर अमाउंट में आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर रमेश ने 500 रुपये एंटर कराए हैं, डेबिट कराए हैं, तो वो डेबिट साइड पर गए हैं, लेकिन जो एंट्री है वो सुरेश के अकाउंट में हो गई है, तो दिस इज़ एरर ऑफ कमीशन। इससे भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री करेगा। देन एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो होती है लेकिन वो गलत टाइप ऑफ अकाउंट में चली जाती है। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी रिपेयर हुई है, सो उसको डेबिट होना था रिपेयर अकाउंट से, लेकिन वो मशीनरी अकाउंट से हुई है। इस केस में भी ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो मिसकैलकुलेट हो जाएगा। देन कंपनसेटिंग एरर्स। सो यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एरर्स होने पर वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ही ख़त्म कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो जो अभी हमने टाइप ऑफ एरर्स देखे थे, अभी हम देखेंगे कि उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं जब एरर डिटेक्ट होता है, जब एरर फाउंड होता है। तो फर्स्ट स्टेज है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले, कि जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ही नहीं हुई है उससे पहले एरर डिटेक्ट हो गया है। देन सेकेंड स्टेज है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले। देन थर्ड स्टेज है फाइनल अकाउंट बनने के बाद। सो जो भी स्टेज होगा उसके हिसाब से एरर रेक्टिफाई होगा, तीनों स्टेजेस में अलग अलग एरर रेक्टिफाई होगा। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एरर रेक्टिफाई कैसे होगा। सो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले टाइप ऑफ एरर को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि एरर किस टाइप का है। देन सेकेंड स्टेप में रेक्टिफिकेशन मेथड्स अप्लाई होंगे कि किस स्टेज पर मिला है और उसके अकॉर्डिंग उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज हमारी थी कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर एरर डिटेक्ट होता है तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें डायरेक्टली करेक्शन की जा सकती है, मतलब लेजर अकाउंट को डायरेक्टली करेक्ट किया जा सकता है। अगर ए के अकाउंट से 1000 रुपीज़ का परचेज़ हुआ और वो पोस्ट ही नहीं हुआ, तो इस केस में करेक्शन के तौर पर उसको डेटा को डायरेक्टली एंटर किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है कि अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट बनने से पहले अगर डिटेक्ट होता है तो उस केस में क्या होगा। सो इस केस में सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा। सो जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम टेम्प्रेरी बेसिस पर सस्पेंस अकाउंट के अंदर रख देंगे। और इसके अंदर भी 2 टाइप के एरर हैं, वन साइड एरर एंड 2 साइडेड एरर्स। वन साइड में क्या है कि ये सिर्फ किसी एक साइड को अफेक्ट करेगा, या तो डेबिट को या फिर क्रेडिट को, और इसका रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा कि जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा बचा है या फिर जो भी टैली करने में नहीं आ रहा है तो उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट के अंदर रख देंगे। देन सेकेंड है 2 साइडेड एरर्स। ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे इम्पैक्ट डालेगा और इसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए पूरा जो जर्नल एंट्री है उसको पास करना पड़ेगा कम्प्लीटली, और सस्पेंस अकाउंट का इसमें कोई रोल नहीं है, सस्पेंस अकाउंट इसमें कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा। देन थर्ड है कि जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। तो जैसे पहले वाले मेथड में सस्पेंस अकाउंट की हेल्प ली थी, इसमें क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसके थ्रू रेक्टिफिकेशन होगा। देन लास्ट फाइनल स्टेप में सस्पेंस अकाउंट को क्लोज़ किया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट टेम्प्रेरी बेसिस के लिए सस्पेंस अकाउंट में रखा था एरर रेक्टिफाई करने के लिए, वो एट द एंड 0 होना चाहिए। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सारे जो भी एरर्स हैं वो रेक्टिफाई हो गए हैं। सो इसके साथ हमारा जो ट्रायल बैलेंस टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। सो अभी ट्रायल बैलेंस में हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस है क्या, उसके पर्पस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। उसके बाद हमने इसके मेथड्स देखे, 3 मेथड थे, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। उसके बाद हमने एरर्स देखे, रिवील्ड और अनरिवील्ड, और लास्ट स्टेप में हम लोगों ने ये देखा कि एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे हुआ। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कोई फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू में डिक्लाइन
होना ड्यू टू फ्यू रीजंस। सो पहला है वियर एंड टीयर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई मशीन है जो किसी फैक्ट्री या बिजनेस में है और वो यूज़ हो रही है और इस दौरान उसका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ पासेज ऑफ टाइम, कि विद टाइम क्या होगा कि मशीन की एफिशिएंसी कम हो गई, देन उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ ऑब्सोलेंस, मतलब कि जो मशीन है वो आउटडेटेड हो गई है, एक्सपायर हो गई है और मार्केट में और भी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरीज आ गई हैं। देन लास्ट है एक्सीडेंट्स और नेचुरल कॉजेज़, कि या तो फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल कॉज की वजह से वो मशीन डिस्ट्रॉय हो गई या ख़राब हो गई, तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई। सो दिस इज़ डेप्रिसिएशन। देन आगे है आईसीएमए के थ्रू डेप्रिसिएशन की क्या डेफिनेशन है। सो द डेप्रिसिएशन इज़ द डिमिन्यूशन इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द असेट ड्यू टू यूज़ एंड और लैप्स ऑफ टाइम। बेसिकली इन्होंने वही बताया है कि फिक्स्ड असेट की वैल्यू डिक्लाइन होना ड्यू टू यूजेज और लैप्स ऑफ टाइम। देन जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: कॉस्ट, यूज़फुल लाइफ एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद फीचर्स हैं इसके। सो जो बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है उसमें फिक्स्ड असेट की वैल्यू डिक्लाइन होने लगेगी और वैल्यू लॉस होने लगेगा ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, रिपीटेड यूज़ और एक्सपायरेशन। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि किसी बिजनेस या फर्म ने कोई मशीन ख़रीदी है 2022 में, जब उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। तो विद टाइम क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो जो मशीन है वो आउटडेटेड हो गई, एक्सपायर हो गई और मार्केट में अभी नए और वर्जन्स आ गए हैं। तो रिजल्टेंट डिक्लाइन जो है वैल्यू में उस ओल्ड मशीन का एक्सपायरेशन की वजह से हुआ। देन नेक्स्ट फीचर है इसका कंटिन्यूइंग प्रोसेस। सो ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। देन नेक्स्ट फीचर, सो जो डेप्रिसिएशन है वो एक एक्सपायर्ड कॉस्ट है, इसलिए टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम उसको प्रॉफिट से रिड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट था हमारा बिफोर डेप्रिसिएशन वो 50,000 था और डेप्रिसिएशन बना 10,000। सो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम 50,000 में से इस 10,000 को माइनस कर देंगे और हमारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो 40,000 हो जाएगा। इसके अंदर कोई कैश फ्लो नहीं होता, नो कैश एक्सपेंसेस। देन नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। सो जैसे डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल असेट्स के लिए, फिजिकल वर्ल्ड में जो असेट्स प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली अमोर्टाइजेशन होता है ऐसे असेट्स के लिए जो फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ असेट्स। सो बेसिकली किसी भी बिजनेस में कोई असेट है जिसकी यूज़फुल लाइफ कंप्लीट हो गई है या फिर एक्सपायर्ड हो गया है, तो उस असेट को डिस्पोज करना इज डिस्पोजल ऑफ असेट, आइदर बाय सेलिंग इट, स्क्रैपिंग इट और गिविंग इट अवे थ्रू डोनेशन और एक्सचेंज। देन नेक्स्ट वी हैव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड राइट डाउन वैल्यू मेथड। मेथड्स तो और भी हैं बट ये मेथड नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, वो इक्वल रहता है हर साल, जबकि जो राइट डाउन वैल्यू मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल रिड्यूस होता है। अब हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड और राइट डाउन वैल्यू मेथड के बीच में। सो पहला है बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और राइट डाउन वैल्यू मेथड में बुक वैल्यू के बेसिस पर। देन नेक्स्ट है एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। तो एनुअली स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि राइट डाउन वैल्यू मेथड जो है वो डिक्लाइन करता है ईयर आफ्टर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो अनइक्वल रहता है ईयर आफ्टर ईयर और राइट डाउन वैल्यू मेथड जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। सो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स्ड रहेगा, लेकिन टोटल चार्जेस जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर वो इसमें अनइक्वल रहेगा। सो बेसिकली ये 2 पॉइंट्स दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। लास्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन बाय इनकम टैक्स लॉ। सो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है इनकम टैक्स लॉ के थ्रू, जबकि राइट डाउन वैल्यू मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स लॉ। देन उसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है annual depreciation is equals to cost of asset minus residual value by useful life। और then write down value method का formula है depreciation is equals to book value into rate of depreciation।
देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। सो सबसे पहले प्रोविजंस है। सो प्रोविजंस जो है वो एक ऐसा अमाउंट होता है जिसे कोई भी बिजनेस या फर्म अलग से निकाल के साइड पर रखती है अदर देन प्रॉफिट्स, कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेन सिचुएशन होती है तो उस टाइम वो यूज़ कर सकें। और ये जो प्रोविजंस हैं अगर कंपनी किसी लॉस में है तब भी रखे जा सकते हैं, अगर प्रॉफिट में है तो तब भी रखे जा सकते हैं। और जो डेट होती है और जो अमाउंट होता है वो हमेशा अनसर्टेन रहता है, फिक्स नहीं होता। देन इसके फीचर्स मस्ट बी क्रिएटेड इवन इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट। अगर कंपनी लॉस में है तब भी प्रोविजंस क्रिएट किए जा सकते हैं। रिड्यूसेस नेट प्रॉफिट, देन शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर इसको रखा जाता है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं। सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। उसके बाद इसके पर्पस, सो टू मीट एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़ और लॉसेस, कि अगर फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़ या लॉसेस होंगे तो उनको रिकवर करने के लिए। एंड टू फॉलो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। सो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने ये प्रिंसिपल को देखा था। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको दिमाग में नहीं रखा जाता, बल्कि जो भी पॉसिबल लॉसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे की चीज़ें सेट की जाती हैं। देन नेक्स्ट है रिजर्व्स। सो रिजर्व्स जो हैं वो प्रॉफिट का एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे कंपनी फ्यूचर पर्पस के लिए रखती है, ताकि फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ या अनसर्टेन सिचुएशन को डील किया जा सके। और रिजर्व सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में क्रिएट किए जाते हैं, लॉस के केस में कंपनी रिजर्व्स क्रिएट नहीं कर सकती। देन इसके की फीचर्स, सो क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज़ प्रॉफिट, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तभी रिजर्व्स क्रिएट किए जा सकते हैं। देन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब कि प्रॉफिट को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसको ब्रेक डाउन करना है और कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। देन शोन ऑन लाइबिलिटी साइड अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स भी लाइबिलिटी साइड पर शो किए जाते हैं अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन वी हैव टाइप ऑफ रिजर्व्स। सो पहला है जनरल रिजर्व। तो इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, इस अमाउंट को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजर्व। सो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस रिजर्व को रखा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देन कैपिटल रिजर्व। सो जो भी कैपिटल प्रॉफिट्स हैं उसमें से इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है, और ये जो भी प्रॉफिट्स मिलते हैं, जो भी प्रॉफिट्स बनते हैं उसको शेयर होल्डर्स के साथ शेयर नहीं किया जाता, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। सो इसके एग्जाम्पल है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट एंड लाइबिलिटीज, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ forfeited शेयर्स। देन रेवेन्यू रिजर्व्स। सो जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से रेवेन्यू रिजर्व्स को क्रिएट किया जाता है, और ये अवेलेबल होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब कि इनसे जो भी प्रॉफिट बनेगा उसको शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा। इसके एग्जांपल है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देन एक और रिजर्व होता है जिसे सीक्रेट रिजर्व कहते हैं, और ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता। जब टोटल डेप्रिसिएशन हायर हो जाता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट से, उस केस में इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। सो एट दी एंड प्रोविजन और रिजर्व्स के बीच में डिफरेंस। सो पहला है पर्पस। सो प्रोविजन का पर्पस था कि किसी भी फ्यूचर में अननेचुरल सिचुएशन को डील करने के लिए, लॉसेस को डील करने के लिए प्रोविजंस को क्रिएट किया जाता है, और ये लॉस और प्रॉफिट दोनों केस में क्रिएट हो सकता है। देन रिजर्व्स, तो रिजर्व सिर्फ प्रॉफिट के केस में क्रिएट होता है, तो ये आगे फ्यूचर में किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन ही करेगा। देन नेचर, तो प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड रिजर्व अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट बना है या जो भी रिजर्व्स क्रिएट किए गए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट उसे कैसे यूज़ करना है। देन कब क्रिएट किया जा सकता है, तो प्रोविजन प्रॉफिट और लॉस दोनों में क्रिएट होता है, और रिजर्व सिर्फ प्रॉफिट के केस में क्रिएट होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, तो रिड्यूस, रिजर्व जो है वो रिड्यूस करता है प्रॉफिट को, और प्रोविजन जो है वो रिड्यूस करता है प्रॉफिट को, और रिजर्व्स जो है वो रिड्यूस करता है डिविजिबल प्रॉफिट को। देन इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, सो
प्रोविजंस रिड्यूस करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट को, और रिजर्व्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर। उसके बाद प्रेजेंटेशन कहाँ होती है बैलेंस शीट में? सो प्रोविजंस की लाइबिलिटी साइड पर होती है और रिजर्व्स की लाइबिलिटी साइड पर होती है एज अ रिजर्व और सरप्लस। कंपल्शन तो प्रोविजंस का येस प्रूडेंस प्रिंसिपल, और रिजर्व्स में नो मैनेजमेंट डिस्क्रिशन। उसके बाद यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है प्रॉफिट को या नहीं। तो प्रोविजन से जो भी प्रॉफिट बनता है उसको शेयर होल्डर्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। रिजर्व्स में जो भी प्रॉफिट बनेगा उसको शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है। सो विद दिस हमारा चैप्टर थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।